प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उस अभियान पर निकलने वाले हैं जिसमें साल भर में करीब 800 गांवों का कायाकल्प हो सकता है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस मौके पर सांसद आदर्श ग्राम योजना को वो हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो आज तक के पास है। आज तक को खबर मिली है कि हर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का कोई गांव चुनेगा, लेकिन वो गांव सांसद या उनकी पत्नी का नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के गांव ककरहिया को गोद लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा में 3 चुनावी रैली करेंगे। उनकी पहली रैली जींद में सुबह 11 बजे होगी। दोपहर 12:30 बजे वो सिरसा में होंगे, जबकि उनकी आखिरी रैली शाम 3:30 बजे गुड़गांव में होगी। हरियाणा में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष भी चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली के ठीक बाद उनकी भी दोपहर 3:30 बजे सिरसा में रैली होगी। राहुल न्यू अनाज मंडी और कलानवाली में भी चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष महाराष्ट्र में 3 रैलियां करेंगी। उनकी पहली रैली विदर्भ के गोदिया में होगी। इसके बाद वो ब्रह्मपुरी और चंद्रपुर जाएंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही रैली कर चुके हैं। धुआंधार प्रचार करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गला खराब हो गया है, फिर भी उन्होंने जवानों का हौसला बुलंद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को जवाब मिल गया है। अमरावती की चुनावी रैली में मोदी के बयान ने पाकिस्तान की रही सही हिम्मत भी तोड़कर रख दी। प्रधानमंत्री ने फायरिंग की वजह से पलायन करने वालों के लिए मुआवजे का भरोसा दिलाया। जिन भाइयों बहनों को अपना गांव से स्थानांतर करना पड़ा है, उन सभी परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के कड़े रुख के बाद लगातार दूसरे दिन भी सरहद पर खामोशी रही। बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सीमा आतंकियों के लॉन्चिंग पैड है। डीके पाठक के मुताबिक पाकिस्तानी सीमा में सेना के साथ आतंकवादी भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से आतंकियों को घुसपैठ कराना हो सकता है। डीजी बीएसएफ ने कहा कि पीएम मोदी के रुख से भारतीय जवानों और अधिकारियों का मनोबल ऊंचा है। इससे बहुत फर्क आता है और बीएसएफ के सभी ऑफिसर्स जवान जो उस एरिया में तैनात थे उनका मोरल काफ़ी हाई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर झूठ का पुलिंदा खोला और भारत पर ही सीज़फायर उल्लंघन का आरोप लगा दिया। नवाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में कहा कि शांति की इच्छा को लेकर वो किसी गलतफहमी में ना रहे। शरीफ ने उल्टे भारत को नसीहत दी कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की गरिमा का तुरंत सम्मान करे और ठोस शांति के लिए गोलीबारी बंद करे। जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद पर बंदूकें तन गई, उसी वक्त भारत और पाकिस्तान के शांति दूतों को सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के अगुवा कैलाश सत्यार्थी को और पाकिस्तान में आतंकवादियों से लोहा लेने वाली मलाला यूसुफजई को शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिलने के बाद कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि सम्मान पूरे देश का है। मैं मलाला के साथ मिलकर बाल मजदूरी से लड़ना चाहता हूँ। मदर टेरेसा के बाद पहली बार किसी भारतीय को सम्मान मिला है। मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान के कबायली इलाकों में लड़कियों की शिक्षा की मुहिम चलाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें आतंकियों ने गोली का निशाना बनाया था, लेकिन मलाला ने कभी हार नहीं मानी। पुरस्कार के बाद मलाला ने भारत पाक के बीच शांति वार्ता का मुद्दा उठाया। टेंशन चल रहा है बॉर्डर पे, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है और हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक जो है वो अमन की बात करें और दोनों ममालिक की तरक्की का राज ही यही है कि अगर वो तालीम पे फोकस करे, अमन पे फोकस करे, इसी वजह से ही हमें कामयाबी मिलेगी। हमेशा से अलग विदर्भ राज्य की वकालत करने वाली बीजेपी के रुख में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद बीजेपी की घोषणा पत्र से विदर्भ का नाम गायब है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने मराठी भाषा को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही शिवाजी महाराज के नाम पर एक पर्यटन योजना शुरू करने की बात कही गई है। बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस एनसीपी सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले को भी पूरी तरह से समर्थन देने का ऐलान किया है। मराठा आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लंबित है, लेकिन महाराष्ट्र को टोल फ्री बनाने का ऐलान घोषणा पत्र में नहीं है, जिसकी घोषणा दिवंगत गोपीनाथ मुंडे ने की थी। महिलाओं के लिए विशेष रूप में जो कामकाजी नहीं, ऐसी महिलाओं के लिए 60 साल के बाद उनका कुछ अपना धन कमाने का
उपक्रम उपलब्ध हो, कोई रास्ता हो, इसलिए एक पेंशन योजना की बात की है। अन्नदाता आधार योजना के रूप में किसानों के लिए भी पेंशन की बात की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। नासिक रैली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को गुजरात बनाने की बात करते हैं, जबकि महाराष्ट्र गुजरात से बेहतर है। राहुल ने किसानों और आदिवासियों का भी मुद्दा उठाया। और यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भैया महाराष्ट्र को मैं गुजरात बना दूंगा। उनको शायद ये नहीं मालूम कि महाराष्ट्र गुजरात से आगे निकला हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग की निगरानी टीम ने 4 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरोप है कि रुपए से भरा बैग अजीत पवार का था। निगरानी टीम ने परभनी से लातूर जा रही गाड़ी को गंगाखेड़ परली रोड पर रोका, जिससे रुपए का बैग बरामद हुआ। उसके साथ अजीत पवार का विजिटिंग कार्ड भी था। गाड़ी स्थानीय एनसीपी नेता विजय भामबले की थी। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में आयकर विभाग की टीम 20 करोड़ रुपए बेनामी रुपयों की जांच कर रही है। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए जा चुके हैं। दहिसर में बीजेपी उम्मीदवार मनीषा चौधरी की गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद हुए। रुपयों की बरामदगी के वक्त मनीषा चौधरी गाड़ी में नहीं थी। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला को आज सरेंडर करना पड़ेगा। टीचर भर्ती घोटाले में दोषी चौटाला मेडिकल ग्राउंड पर जमानत लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कल उनके खिलाफ सख्त फैसला सुनाया। आज उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्स में भर्ती करा दिया जाए। सीबीआई ने चौटाला की जमानत अर्जी रद्द करने की मांग की थी। शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई के दौरान भी चौटाला दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश हुए। हफ्ते भर बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना की गांधी मैदान में भगदड़ का ठीकरा अपने ही मुख्यमंत्री के सिर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भीड़ को संभालने का सिस्टम बेकार था, मांझी सरकार नाकाम रही। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी नीतीश कुमार खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि अगले साल विधानसभा चुनावों में अगर जनता ने बहुमत दिया तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। हम उससे भाग नहीं रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको काम करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन सब काम करने वाले को मजदूरी चाहिए। मजदूरियां दीजिएगा तो फिर काम करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुत्व किसी की बपौती नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है और भारत में रहने वालों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा से धर्म की जानकारी नदारत है। भागवत दिल्ली में हिंदू इंसाइक्लोपीडिया नाम के पुस्तक के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। ये इतिहास का एक संयोग है कि इसका उद्गम, उत्कर्ष, विकास, संगोपन, संवर्धन हिंदुस्तान में हुआ। यह संयोग है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने इसको कभी अपनी बपौती नहीं माना, अपनी धरोहर जरूर माना, लेकिन यह धरोहर विश्व के लिए है। बेहद खौफनाक तरीके से चक्रवाती तूफान हुदहुद आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। देश में हुदहुद ने दहशत की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। 12 अक्टूबर यानी कि कल सुबह 5:30 से शाम 5:30 बजे तक यानी 12 घंटे तूफान सीधे भारतीय जमीन से पूरी ताकत के साथ टकराएगा। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान दोपहर 11 बजे सबसे ज्यादा मजबूत होगा। इस वक्त समुद्र में तकरीबन 6 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। जब तूफान विशाखापट्टनम से टकराएगा तब हवाओं की रफ्तार बेहद तेज होगी। करीब 140 किलोमीटर की रफ्तार से आएंगी आंधी। जोरदार तरीके से होगी मूसलाधार बारिश। कल आंध्र प्रदेश और ओडिशा को 12 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। विशाखापट्टनम से लेकर बालासोर तक करीब 800 किलोमीटर के तट पर इस तूफान का सीधा असर होगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इलाकों में 33 एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हुदहुद अपने साथ भारी बारिश और बाढ़ भी लाएगा। केंद्र सरकार के साथ साथ आंध्र और उड़ीसा सरकार भी अलर्ट है। सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मछुआरों को चेतावनी जारी कर दी गई है। पिछले साल अक्टूबर में आए चक्रवाती तूफान पायलिन के कारण उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया था। उड़ीसा में 1999 में आए चक्रवाती तूफान में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।
चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रसारण को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने साफ कहा है कि 3 अक्टूबर के इस प्रसारण से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। एक संक्षिप्त आदेश में चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कानूनी प्रकोष्ठ के सचिव केसी मित्तल को बताया कि आयोग को प्रसारण की सामग्री में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। करनाल में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंची सांसद हेमा मालिनी को ऑडी कार छोटी लगी। हेमा ने की फॉर्च्यूनर की सवारी। फॉर्च्यूनर में बैठने के बाद हेमा ने अपनी सुविधा का पूरा ख्याल रखा। उन्होंने आयोजकों को साफ कर दिया कि वे रोड शो नहीं करेंगी, सीधा रैली के लिए जाएंगी। हेमा मालिनी ने सीधे कछवा पहुंचकर सभा को संबोधित किया और मोदी की उपलब्धियों को गिनाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और देश में डिजिटल विस्तार पर चर्चा की। इस मुलाकात की जानकारी न तो प्रधानमंत्री कार्यालय और न ही फेसबुक ने दी। गुरुवार को दिल्ली पहुंचे जुकरबर्ग दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मिले। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने महिला कर्मचारियों के बारे में की गई टिप्पणी पर माफी मांग ली है। उन्होंने महिलाओं से कहा था कि उन्हें वेतन वृद्धि की मांग करने के बजाय व्यवस्था में यकीन रखना चाहिए। अपने कर्मचारियों को लिखे गए एक ईमेल में उन्होंने कहा कि मैंने सवाल का बिल्कुल गलत जवाब दिया था और मैं वेतन में फर्क को कम करने के कार्यक्रमों का दिल से समर्थन करता हूँ।